हेलो स्टूडेंट्स राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स आज बताएंगे आप लोग को जेएसएससी सीजीएल का साइंस का क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। स्टूडेंट ये आपका सेट नंबर 1 है। साइंस में आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टूडेंट, तो आपको 20 में 20 कैसे लाना है तो आज से शुरू कर रहे हैं सेट नंबर 1। तो आपको यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम बताया जाएगा स्टूडेंट, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से सेलेक्टेड करके ये प्रॉब्लम सॉल्विंग करवा रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन आपको आना चाहिए स्टूडेंट, इस तरह का प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। यदि आपको एग्जाम में इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा स्टूडेंट, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, सॉल्विंग कर सकते हो। चलो स्टूडेंट, ये आपका जेएसएससी सीजीएल 2023 का आपका जो वैकेंसी निकला हुआ जिसका एग्जाम होगा साइंस 20/20 सेट नंबर 1। ये आपका पहला प्रॉब्लम स्टूडेंट पूछ रहा है कि द रेड कलर वैल्यू इन द कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस में आपका रेड कलर का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, उसको आपको पूछ रहा है। तो 0 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए स्टूडेंट आपको कुछ कोड वर्ड याद रखना होगा। वो कोड वर्ड क्या है उसको आपको समझना होगा। तो आपको याद रखना होगा बी रॉय, बी रॉय, ROY रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इस तरह करके आपको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है। बी रॉय, ये रॉय एक साथ लिखना है, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अब यहाँ से 0 से शुरू करना है स्टूडेंट। ये 0 होगा, ये आपका 1 होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका 3 होगा, ये आपका 4 होगा, ये आपका 5 होगा, ये आपका 6 होगा, ये आपका 7 होगा, ये आपका 8 होगा, ये आपका 9 होगा। यदि स्टूडेंट ब्लैक, बी का मतलब होता है ब्लैक, ब्लैक का जो यदि पोजीशन पूछता तो 0 होता, ब्राउन का आपका 1 होगा, रेड का आपका 2 होगा, ऑरेंज का 3 होगा, येलो का 4 होगा, ग्रीन का 5 होगा, और उसके बाद ब्लू का स्टूडेंट 6 होगा, वायलेट का 7 होगा, ग्रे का 8 होगा, व्हाइट का क्या होगा, 9 होगा। यहाँ पर पूछ रहा है स्टूडेंट कि रेड कलर का वैल्यू पूछ रहा है, तो रेड किस पोजीशन में है उसको आपको देखना होगा। तो रेड आपका किस पोजीशन में स्टूडेंट, 2 के पोजीशन में है, इसीलिए इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा आपका 2 होगा। यदि आपसे ब्लैक पूछता तो आंसर होता 0, ब्राउन पूछता तो क्या होता स्टूडेंट 1 होता, ऑरेंज पूछता तो आंसर होता 3। इस तरह करके प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये कोड वर्ड को याद रखना होगा, तभी जाके आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सॉल्विंग कर सकते हो। तो इसका मतलब कार्बन रेजिस्टेंस में जो रेड कलर का जो वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है 2 होता है। इसको आपको याद रखना होगा। चलो, पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस का पूछ रहा है कि पावर कितना होगा। पावर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, पावर इज इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। f जो होता है वो फोकल लेंथ होता है। इसको हम लोग मेजर करेंगे स्टूडेंट, फोकल लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे। यदि मीटर में नहीं दिया जाएगा तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फोकस लेंथ इन मीटर में मेजर करना है। पावर जो होगा स्टूडेंट डायप्टर होगा। ये आपका कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस का पावर जो होगा स्टूडेंट वो आपका पॉजिटिव होगा। कॉन्केव लेंस का पावर आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। इतना चीज को आपको याद रखना। तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा 1/f होगा। f जो होता है वो फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया गया स्टूडेंट। 20 सेंटीमीटर को यदि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये 100 ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट 100 बटा क्या हो जाएगा 20। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 5 डायोप्टर। इस प्रॉब्लम का क्या होगा, आंसर होगा। इसका मतलब है कि द पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस कितने डायोप्टर का होगा, 5 डायोप्टर का होगा। इसको आपको याद रखना होगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए आपका फॉर्मूला जो होगा P = 1/f होगा। f जो होगा फोकल लेंथ होगा। फोकल लेंथ आपका मीटर में होना चाहिए। यदि सेंटीमीटर में दिया जाएगा उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका जो निकलेगा वही आपका पावर निकलेगा। यहाँ पर पावर जो होगा स्टूडेंट पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जो लेंस है आपका कॉन्वेक्स लेंस है। यदि कॉन्केव लेंस होता तो पावर आपका क्या होता, निगेटिव होता। तो इस तरह का प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, बी होगा। आपका क्या होगा, पावर ऑफ द लेंसेज जो होगा 5 डायोप्टर होगा। ये आपको याद रखना है। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बेसिकली 2 तरह के होते हैं स्टूडेंट। एक होता है इंट्रिंसिक, दूसरा होता है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर 2 तरह का होता है, एक होता है पी टाइप, दूसरा होता है एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर होता है स्टूडेंट वो आपका क्या होता है, होल होता है, और माइनॉरिटी कैरियर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। यदि एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर होता है स्टूडेंट और मेजॉरिटी कैरियर पूछता तो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो माइनॉरिटी होता है वो आपका क्या होता है, होल होता है। ये चीज को आपको याद रखना है। बट यहाँ पर पूछ रहा है कि पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में आपका मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, तो आपको होल टिक करना है। यदि एन रहता तो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इतना चीजों को आपको याद रखना है। इस प्रॉब्लम का आंसर होगा आपका बी।
चलो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्विंग करते हैं। डैश एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज व्हेन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। यदि स्टूडेंट न्यूक्लियस से यदि अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा, न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल यदि निकलेगा तो आपका क्या होगा, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है He आपका 2 और क्या होता है 4, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर क्या होता है 4। ये आपका क्या निकल जाएगा, एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो एक हीलियम एटम वहां से क्या होगा, बाहर जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट जब भी अल्फा पार्टिकल इमिट होगा तो उसका एटॉमिक नंबर में 2 का कमी होगा और मास नंबर में क्या होगा, 4 का कमी होगा। ये आपको याद रखना। आपसे पूछ रहा है कि एटॉमिक नंबर कितने अमाउंट से डिक्रीज करेगा, तो आपको बोलना है 2 यूनिट से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यदि आपका एक अल्फा पार्टिकल वहां से इमिट हो रहा है तो इसका मतलब स्टूडेंट यदि अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगा और मास नंबर में 4 का कमी आएगा। इसमें पूछ रहा है कि एटॉमिक नंबर में कितना डिक्रीमेंट होगा, तो आपको बोलना है कि एटॉमिक नंबर में क्या होगा, 2 का क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। इसको आपको याद रखना। यदि अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा तो ये वाला चीज क्या होगा, इमिट होगा, हीलियम, एटॉमिक मास नंबर 4 और एटॉमिक नंबर क्या होगा 2। अब देखो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 5 को सॉल्विंग करते हैं। 5 में आपका क्या है, किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ। किलोवाट आवर किसका यूनिट है, इस प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो किलोवाट आवर, अब देखो किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है, तो आप बोलो किलोवाट आवर जो होता है वो किसका यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट होता है। तो आपको याद रखना होगा कि किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट होता है। इसका फॉर्मूला को भी याद रखना, जैसे पावर इक्वल टू क्या होता है आपका एनर्जी बटा क्या होता है, टाइम होता है। तो P इंटू क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी। P का जो यूनिट होता है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्या लेना है, किलोवाट में लेना है, किलोवाट हो जाएगा पावर का यूनिट, और टाइम का यूनिट आवर में लेना है तो आवर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी का यूनिट हो जाएगा। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, किलोवाट आवर होगा, किलोवाट आवर होगा। ये भी याद रखना है, एनर्जी का जो यूनिट होगा किलोवाट आवर होगा। उसके बाद आपको ये भी याद रखना, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 गुना 10 के पावर क्या होता है 6 जूल होता है। ये भी आपको याद रखना है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, 1 यूनिट होता है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना। इतना सारा चीज को याद रखना है। किलोवाट आवर का किसका यूनिट होता है, तो आपको बोलना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होता है, यूनिट होता है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द एंगल ऑफ डिप एट द अर्थ मैग्नेटिक पोल इज, द एंगल ऑफ डिप अर्थ मैग्नेटिक पोल का जो एंगल होगा स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 6 का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री प्रॉब्लम नंबर 6 का क्या होगा, आंसर होगा। द एंगल ऑफ डिप एट द अर्थ मैग्नेटिक पोल कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का आंसर इसको आपको याद रखना। चलो 7 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं स्टूडेंट, क्या बोल रहा है, मैग्निफिकेशन पावर। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द कंपाउंड लेंस का जो होता है स्टूडेंट, एल बटा क्या होता है, एल बटा क्या होता है, एल बटा क्या होता है, एफ हो ब्रैकेट क्या होता है 1 प्लस डी बटा क्या होता है, एफ ही होता है। यहां से क्या क्या प्रॉब्लम पूछेगा उस चीज को आप समझने का कोशिश करो। ये मैग्निफिकेशन पावर होता है स्टूडेंट, किसका होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस का यूज करते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता है आईपीस लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकस लेंथ होगा वो f0 से सूचित करेंगे, आईपीस लेंस का जो फोकस लेंथ होगा उसको f से सूचित करेंगे। 2 लेंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट उसको l से सूचित करेंगे। d होगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो होता है स्टूडेंट वो आपका 25 सेंटीमीटर होता है। ये भी आपको याद रखना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। इसका मतलब स्टूडेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन पावर का वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए हमको क्या करना होगा, लेंथ को बढ़ाना होगा। यदि लेंथ इंक्रीज कर जाएगा स्टूडेंट, दो लेंस के बीच में, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के बीच में यदि उसकी दूरी की संख्या बढ़ जाएगा तो मैग्निफिकेशन उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट मैग्निफिकेशन यदि बढ़ेगा, मैग्निफिकेशन पावर डैश बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यदि मैग्निफिकेशन पावर को इंक्रीजिंग करना है तो लेंथ ऑफ द ट्यूब, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब को यदि इंक्रीज करेंगे स्टूडेंट तो मैग्निफिकेशन पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा। आपको याद रखना है। तो यदि हम लोग लेंथ को इंक्रीज करवाएंगे तो मैग्निफिकेशन पावर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये इंक्रीज का साइन है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन पावर क्या होगा स्टूडेंट, इंक्रीज करेगा। आपको याद रखना है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला को याद रखना, ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द
कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होगा, तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। चलो 8 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द लाइट, लाइट जो ट्रेवल करता है स्टूडेंट मैक्सिमम स्पीड से वो किस पे ट्रेवल करता है, वैक्यूम में, निर्वात में। निर्वात में क्या करता है, लाइट सबसे ज्यादा स्पीड में क्या करता है, ट्रेवल करता है। वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड होता है स्टूडेंट 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो सबसे ज्यादा जो लाइट स्पीड में ट्रेवल करता है वो वैक्यूम, वैक्यूम के बाद क्या होता है स्टूडेंट, एयर होता है। इसका मतलब 8 नंबर प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको आपको टिक करना। द विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेज, द विड्थ का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट इंटरफेरेंस फ्रिंजेज का होगा वो बीटा इक्वल टू कैपिटल डी इंटू लैम्डा डिवाइडिंग बाय द क्या होगा, स्मॉल डी होगा। इसको आपको याद रखना, ये भी प्रॉब्लम आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेज बीटा इक्वल टू कैपिटल डी इंटू लैम्डा डिवाइडिंग बाय स्मॉल डी। रेजिस्टेंस ऑफ द आमीटर, आमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट, आमीटर जो आपका मेजर करता है वो करंट का मेजर करता है, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट ये क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है, आपको याद रखना है। तो इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू होगा ये आपका क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। इसी के जगह पर यदि वोल्टमीटर होता है स्टूडेंट आंसर होता है वेरी हाई। चलो 11 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं स्टूडेंट। द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v ऑफ मास m, तो आपको लैम्डा का रिलेशन बताना है कि लैम्डा का रिलेशन क्या होगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बता रहे हैं स्टूडेंट, वो आपका क्या है, प्रॉब्लम नंबर 11 है। इसका मतलब है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h बटा क्या होता है, h बटा क्या होता है, p होता है। लैम्डा जो होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा, वेव लेंथ होगा। लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, वेव लेंथ होगा। इसको आपको याद रखना है। ये प्रॉब्लम किसका है, 11 का सॉल्यूशन है, 11 का सॉल्यूशन है। h जो होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट होगा। ये आपका क्या होगा, h इक्वल टू क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट होगा, याद रखना है। अब p जो होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा, मोमेंटम होगा। P इक्वल टू क्या होगा, मोमेंटम होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, m और v होगा। इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बटा p, और p के जगह पर m भी लिख सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू h बटा m भी होगा। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, h बटा m, v होगा, m होगा मास, और v क्या होगा, वेलोसिटी। ये आपको याद रखना है, इससे आपका प्रॉब्लम भी पूछा जा सकता है। ये रिलेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। चलो 12 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। 12 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू, ऑप्टिकल पाथ का वैल्यू को फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाथ लेंथ से, तो आपका क्या निकल जाएगा स्टूडेंट, वो निकल जाएगा ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ निकल जाएगा। ऑप्टिकल पाथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पाथ लेंथ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका निकल जाएगा स्टूडेंट ऑप्टिकल पाथ का डिस्टेंस निकल जाएगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलो 13 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। डायमेंशन ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट, एक फॉर्मूला होता है E इक्वल टू क्या होता है, h, म्यू होता है, E इक्वल टू एनर्जी होता है, एनर्जी का डायमेंशन ml² टी के पावर क्या होता है, -2 होता है। ये फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन टी के पावर -1 होगा। ये आपका प्लैंक कांस्टेंट होगा। तो h का डायमेंशन निकालने के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ml² टी के पावर -2, ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ml² टी के पावर क्या होगा, -1 होगा। इसका मतलब प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशन होगा ml² टी के पावर क्या होगा, -1 होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए। चलो आगे की ओर चलते हैं, आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं। आपसे पूछ रहा है कि आयरन इज, आयरन कैसा सब्सटेंसेस है, पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है कि फेरोमैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक है। तो आपको याद रखना स्टूडेंट, जो आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, ये सब आपका क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। इसका मतलब आयरन कैसा सब्सटेंसेस होगा स्टूडेंट, फेरोमैग्नेटिक होगा। इसका मतलब आपका प्रॉब्लम नंबर आपका 14 का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये आपका सी है, ये आपका क्या है, सी है, आपका क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक होगा। क्या होगा स्टूडेंट, फेरोमैग्नेटिक होगा। ये आपको याद रखना है। आयरन कैसा सब्सटेंसेस है, तो आपको बोलना है फेरोमैग्नेटिक होगा। इसमें आपका म्यू आर का वैल्यू क्या होगा, मच ग्रेटर देन क्या होगा, आपका 1 होगा। इसमें आपका रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। 1 से बहुत ज़्यादा होगा। इसी तरह के सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलेंगे। तो आयरन आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होगा। 15 नंबर का आंसर आपको याद रखना है स्टूडेंट। कैपेसिटर का एक फॉर्मूला होता है C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है, R होता है
4 पाई का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो C बटा R इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पूछ रहा है स्टूडेंट, कैपेसिटर बटा डिस्टेंस है, तो कैपेसिटर का यूनिट आपका फेरड होता है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होगा फेरड पर मीटर होगा, या तो क्या लिखेंगे, फेरड मीटर इनवर्स लिखेंगे। ये आपका एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, यूनिट होगा। तो ये आपका प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलो आपका प्रॉब्लम नंबर आप बताते हैं स्टूडेंट 16। 1 वोल्ट इज इक्वल टू, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, इसको आपको याद रखना होगा। तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे स्टूडेंट्स, ये 16 का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट क्या होता है, चार्ज होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है। इसका मतलब 1 वोल्ट होने के लिए आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, वर्क डन 1 जूल और कूलम कितना होना पड़ेगा, 1 कूलम। इसका मतलब है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, जूल पर क्या होगा, कूलम होगा। या तो क्या लिखेंगे, जूल कूलम इनवर्स लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसका मतलब 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 जूल पर कूलम होगा। ये कहाँ से आ रहा है, फॉर्मूला से आ रहा है, इसको आपको याद रखना होगा। इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका बी। अब देखो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 17 जो है उसको देखना है। ए हॉट वायर आमीटर मेजर, हॉट वायर आमीटर जो होता है स्टूडेंट, वो आपका मेजर करता है, कैसा वैल्यू को मेजर करता है, वो आपका आरएमएस वैल्यू को क्या करता है, मेजर करता है। इसको आपको याद रखना है। हॉट वायर आमीटर जो होता है वो आपका किस वैल्यू को मेजर करता है, आरएमएस वैल्यू को क्या करता है, मेजर करता है। इसको आप याद रखोगे। 17 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 17 का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलो 18 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 18 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, ये देखो। आप देखो द अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर देखो स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर जो होता है वो 2 तरह का होता है, याद रखना है। ट्रांसफार्मर बेसिकली 2 तरह का होता है। एक क्या होता है, स्टेप अप होता है स्टूडेंट, और एक क्या होता है, स्टेप डाउन होता है। इसको याद रखना है, स्टेप क्या होता है, डाउन होता है। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर उस तरह के ट्रांसफार्मर को बोलेंगे जो आपका वोल्टेज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए स्टूडेंट हम लोग जो यूज करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। स्टेप डाउन जो होगा स्टूडेंट वो आपका क्या करेगा, वोल्टेज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वाइस वर्सा, यदि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में स्टूडेंट वोल्टेज इंक्रीज होगा तो आपका करंट आपका क्या करेगा, डिक्रीज होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। यदि स्टेप डाउन है तो वोल्टेज डिक्रीज करेगा स्टूडेंट, तो करंट आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये आपको याद रखना, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर समझने का कोशिश करो, व्हाट अमाउंट डिक्रीज इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या डिक्रीज करेगा स्टूडेंट, वो आपका वोल्टेज को डिक्रीज करेगा। तो वोल्टेज को डिक्रीज करेगा तो आपका क्या होगा, कैसा होगा, द अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन ट्रांसफार्मर, वोल्टेज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वोल्टेज को क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। वोल्टेज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि व्हाट अमाउंट डिक्रीज इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर किसको डिक्रीज करेगा, आपका वोल्टेज को डिक्रीज करेगा। या तो वोल्टेज डिक्रीज करेगा स्टूडेंट तो क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। यदि वोल्टेज को इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर होगा। तो व्हाट अमाउंट डिक्रीज इन ट्रांसफार्मर तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। इसको आपको याद रखना। ये प्रॉब्लम नंबर क्या है आपका 18 का क्या है, सॉल्यूशन है। ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या होता है, आपका एक स्टैटिक डिवाइस है। ये म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें आपका सप्लाई जो होता है एसी होता है। एसी सप्लाई में ही ट्रांसफार्मर क्या करता है, वर्क करता है। ट्रांसफार्मर बेसिकली 2 तरह का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है स्टूडेंट। स्टेप अप में वोल्टेज इंक्रीज करता है, करंट आपका डिक्रीज करता है। स्टेप डाउन में वोल्टेज डिक्रीज करता है, करंट आपका क्या करता है, इंक्रीज करता है। आपको याद रखना है, एक रिलेशन भी याद रखना है कि ईपी मतलब प्राइमरी साइड का वोल्टेज डिवाइडिंग बाय सेकेंडरी साइड का वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होगा, प्राइमरी साइड का टर्न्स डिवाइडिंग बाय सेकेंडरी साइड का टर्न्स इज इक्वल टू क्या होगा, सेकेंडरी साइड का करंट डिवाइडिंग बाय क्या होगा, प्राइमरी साइड का करंट। इससे आपका प्रॉब्लम भी पूछा जा सकता है। इस रिलेशन को याद रखना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछेगा स्टूडेंट ट्रांसफार्मर का इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये भी याद रखना है कि आउटपुट पावर डिवाइडिंग बाय द इनपुट पावर गुना क्या होगा 100%। ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का इफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अनदर फॉर्मूला हो जाएगा, पावर इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। तो ई मान आउटपुट है तो सेकेंडरी होगा आउटपुट, और ये क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ईपी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आईपी हो जाएगा। गुना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जैसा आपका डिमांड रहेगा इस तरह करके प्रॉब्लम को सॉल्विंग कर लेंगे। तो ये आपका ट्रांसफार्मर का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं, इसको आपको याद रखना है। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। डैश लाइक गामा रेज आर लाइक, गामा रेज किसके बराबर होता है स्टूडेंट, जस्ट लाइक दैट एक्स रे के बराबर होता है। इसको आपको याद रखना होगा। इसका मतलब 19 नंबर प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आपका इस
प्रॉब्लम सेट में स्टूडेंट 19 प्रॉब्लम था, 19 प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट था। इस तरह का प्रॉब्लम आपका एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, 19 प्रॉब्लम को बेहतरीन ढंग से सॉल्यूशन करना है, अपने नोट्स कॉपी में नोट डाउन करना है, इसका आंसर को प्रॉपर ढंग से लिखना है और बार बार रिवीजन करना है, इसका आंसर को याद रखना है। इस तरह का प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो के एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदे मातरम स्टूडेंट।